क्विंसी की उंगलियों ने किसी लोहे के हुक की तरह आर्थर के कोट को पकड़ा हुआ था। सड़कों पर दौड़ते हुए उस घोड़े की पीठ पर उन दोनों को ही पुलिस की सीटियों की आवाजें गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अपने घोड़े पर वो दोनों एक आग बुझाने वाली गाड़ी के बगल से गुजरे और एक कर्मचारी ने सीटी बजाकर पुलिस को इशारा दिया। आर्थर ने तुरंत ही बिना कोई देरी दिखाते हुए घोड़े की लगाम खींची और वो दूसरी दिशा में मुड़ गया। क्विंसी किसी बच्चे की तरह आर्थर को पकड़े हुए था और वो अभी गिरते गिरते ही बचा था। इस बिना जीन के घोड़े पर उसे बैठने में काफी परेशानी हो रही थी और कहां वो सीधा शैतान से लड़ने चला था। क्विंसी ने उचक कर आर्थर के कंधे के ऊपर से सामने देखा तो उसे एक पुलिस की बग्घी अपनी तरफ आती दिखाई दी। आर्थर ने फिर से अपनी दिशा बदल दी और वो दूसरी सड़क पर आ गए। उनका घोड़ा बिना रुके दौड़ रहा था और अब वो अलेक्जेंड्रा गेट से होते हुए हाइड पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। आर्थर जानता था कि कोई भी कार या बग्घी बक हिल वॉक के उस संकरे रास्ते पर उनका पीछा नहीं कर सकती थी। उसने बाहर ही घोड़ा रोक दिया। वो बड़े ध्यान से उस इलाके की पड़ताल कर रहा था। पिछले 10 मील में क्विंसी ने पहली बार आर्थर पर से अपनी पकड़ ढीली की थी। आर्थर ने कहा, हमें बिना किसी की नजर में आए आगे बढ़ना होगा। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ वैन हेल्सिंग के पास पहुंचना है। क्विंसी ने कहा, उस पागल आदमी ने मुझे मारने की धमकी दी थी। मैं उसके पास भी भटकना नहीं चाहता। आर्थर ने कहा, बचपना बंद करो क्विंसी। वैन हेल्सिंग ने ड्रैकुला को देखा है और हमें उनकी मदद की जरूरत है। क्विंसी ने कहा, पुलिस हमें हर तरफ ढूंढ रही है और हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमें तो यह भी नहीं पता कि वो कहां मिलेंगे। आर्थर ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे क्विंसी को दिखाते हुए बोला, उन्हें ढूंढने के लिए हमें जितनी भी जानकारी चाहिए वो सब इस टेलीग्राम में है। यह कहते हुए क्विंसी ने अपने हाथ का एक इशारा किया और आर्थर एकदम चुप सा हो गया। क्विंसी को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अपने शरीर में कुछ कंपन का आभास हो रहा था। उसे बहुत दूर से आती कुछ आवाजें सुनाई दे गई थीं। आर्थर के कुछ कहने से पहले ही क्विंसी बोल पड़ा, कुत्ते। एक दो पल बाद आर्थर बोला, ब्लडहाउंड्स? पर घोड़े से भागने के बजाय आर्थर क्विंसी को लेकर उतर गया। क्विंसी इस बात से हैरान था, क्या वो पैदल ही उन कुत्तों से भाग सकते थे? क्विंसी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। आर्थर ने कहा, घोड़े तेज तो होते हैं क्विंसी, पर बहादुर नहीं। किसी भी कुत्ते को अपनी ओर लपकता देखकर यह बिदक जाएगा और हम सीधा जमीन पर पड़े होंगे। उसने घोड़े की पीठ पर अपना हाथ मारा और वो घोड़ा तेजी से भागता हुआ पार्क के अंदर चला गया। आर्थर ने क्विंसी से दबी आवाज में कहा, मेरे साथ आओ, जल्दी। उसने जल्दी से एक पेड़ की टहनी तोड़ी और वापस आकर उससे घोड़े के पैरों के निशान मिटा दिए। मिट्टी पर बने वो पैरों के निशान अब सिर्फ एक ही तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, हमारी गंध का पीछा करते वो कुत्ते अब 2 दिशाओं में भागेंगे। कम से कम हम उनकी इस तलाश को कुछ धीमा जरूर कर सकते हैं, या फिर उन्हें अलग होकर हमें ढूंढना पड़ेगा। इससे हमें कुछ वक्त तो मिल ही जाएगा। क्विंसी समझ चुका था कि इस खेल में वो अभी भी बच्चा है। वो आर्थर से प्रभावित था और उसकी बात मानकर उसके पीछे चलता जा रहा था। झाड़ियों में छुपे हुए जब उन दोनों ने पार्क के बाहर के माहौल का जायजा लिया तो बाहर पैडिंगटन स्टेशन पर कुछ पुलिस वाले तैनात थे। उनमें से एक दो तो बिना वर्दी के भी थे। उनके हाव भाव को देखकर आर्थर को यह समझने में कोई परेशानी नहीं हुई कि वो भी पुलिस वाले ही हैं। आर्थर और क्विंसी ने अपनी कॉलर ऊपर की और अपने चेहरे छुपाने की कोशिश करते हुए परेड स्ट्रीट को पार करने लगे। तभी क्विंसी ने एक टेलीफोन की घंटी सुनी।
एक हवलदार सड़क के किनारे लगे टेलीफोन बूथ तक गया। ये नई तकनीक अब पुलिस के काम आ रही थी और उनका एक दूसरे को संदेश भेजना भी आसान हो गया था। ऐसे में वो दोनों कितनी देर तक उनसे भाग सकते थे? उनकी खबर उनसे पहले ही हर तरफ फैलती जा रही थी। पर दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज, उससे क्विंसी असल दुनिया में लौट आया। पुलिस के वो कुत्ते अब भी उनका पीछा कर रहे थे। आर्थर ने कसकर क्विंसी का हाथ पकड़ा और वो सड़क से हटकर बने हुए एक अस्पताल के अहाते से होकर जाने लगा। पैडिंगटन स्टेशन पर गहमागहमी बढ़ गई थी। वहां अहाते में काफी लोग थे जिनका पूरा ध्यान अस्पताल में भर्ती अपने परिजनों की सेहत पर था। पुलिस से भागते दो भगोड़ों की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। आर्थर और क्विंसी बड़े आराम से लोगों के बीच से टहलते हुए निकल रहे थे। वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते थे जिससे किसी को उन पर शक होता। कुत्तों के भौंकने की आवाज उनके नजदीक आ रही थी और इसी के साथ ही वहां मौजूद लोगों का ध्यान भी उस आवाज की तरफ जा रहा था। क्विंसी के अंदर का तनाव बढ़ता ही जा रहा था और उसके जिस्म का हर हिस्सा उसे जिंदा रहने के लिए भागने को कह रहा था। आर्थर उसकी हालत समझ रहा था। उसने क्विंसी से धीरे से कहा, कोई बेवकूफी मत करना क्विंसी। क्विंसी ने कहा, हम यहां से कभी निकल नहीं पाएंगे, पुलिस हर तरफ है। आर्थर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम सड़कों से जा ही नहीं रहे, हम उनके नीचे से निकल जाएंगे। अगले ही पल क्विंसी लड़खड़ाया और मुंह के बल गिरते गिरते बचा। आर्थर बड़े आराम से उसके पास पहुंचा, उसे संभाला और उसे इशारे से सड़क के नीचे बहता एक नाला दिखाया। आर्थर रुका नहीं। वो बड़ी सहजता से उस गंदे नाले के सड़न भरे पानी में उतर गया। उसने बहुत महंगे चमड़े के जूते पहने हुए थे, पर उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। उसने पलटकर क्विंसी को देखा। क्विंसी उस गंदगी भरे पानी को घूर रहा था और पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाजें पास आ रही थीं। आर्थर ने चिढ़ते हुए कहा, इस गंदगी की महक से वो कुत्ते हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे, जल्दी नीचे आओ क्विंसी। क्विंसी ने अपना हाथ अपनी नाक पर रखा और नीचे उतर गया। वो अपने दिमाग में खुद को एक योद्धा समझता था जिसे बुरे लोगों और वैम्पायर से लड़ना था, और यहां वो गटर के पानी में टहल रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। शायद किस्मत अब उनका साथ देने लगी थी। उस नाले में एक मोड़ को पार करते हुए उन्हें वहां एक नाव दिखी जो शायद किनारे से बहते हुए इधर आ गई थी। उस नाव पर लिखावट थी, मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स। वो दोनों उस नाव में बैठ गए और आर्थर ने उसमें रखा हुआ एक चप्पू उठा लिया। वो नाव में वॉरविक पास तक आ गए थे। क्विंसी सोच रहा था कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं, पर आर्थर का दिमाग दूसरी दिशा में चल रहा था। उसने नाव को एक दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया जो कि घूमकर शहर की तरफ ही जाता था। उसने क्विंसी से कहा, हमें शहर से बाहर नहीं जाना। अपने टेलीग्राम में वैन हेल्सिंग ने कहा है कि ड्रैकुला ने उनके कमरे में उन पर हमला किया था। उन्होंने आगे लिखा है, मैं रेनफील्ड की शरण में पेट्रन सेंट ऑफ चिल्ड्रन के ग्रांड हाउस में हूं, किंग के क्रॉस के ठीक बगल में। वैन हेल्सिंग अभी शहर में ही है, पर क्विंसी को इस सब से फर्क नहीं पड़ता था। उसे आर्थर की बात पसंद नहीं आई थी। उसने कहा, अभी हमारे पास यहां से भागने का मौका है और हमें निकल जाना चाहिए। जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम वापस आ सकते हैं। पर आर्थर की आंखों में एक आग थी। उस आग में क्विंसी को बहादुरी और पागलपन दोनों ही दिख रहे थे। कुछ ऐसी ही आग उसने वैन हेल्सिंग की आंखों में भी देखी थी। आर्थर ने क्विंसी की बात को अनसुना कर दिया और शहर के दूसरी तरफ बढ़ चला। कुछ देर बाद ही क्विंसी को कुछ गुड़गुड़ाने जैसी आवाज सुनाई दी। जहां वो बैठा था
उसके नीचे ही एक छेद से नाव में पानी भर रहा था। जाहिर है ये नाव टूटी हुई थी, इसीलिए इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था। वो देखने लगा कि नाव में उसे कोई बर्तन या ऐसा ही कुछ मिल जाए जिससे वो पानी बाहर फेंक सके, पर उस नाव में कुछ नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से ही उस गटर के पानी को बाहर फेंकने लगा। क्विंसी की सारी मेहनत बेकार जा रही थी, क्योंकि नाव में तेजी से पानी भरता जा रहा था। आर्थर ने भी नाव की रफ्तार बढ़ा दी थी। वो जल्दी जल्दी चप्पू चलाकर जमीन तक पहुंचना चाहता था। वो नाव को कई छोटी छोटी सुरंगों से लेता हुआ रीजेंट पार्क के पास तक आ गया था। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। पानी अब तक उनके टखनों तक आ चुका था और क्विंसी समझ गया था कि यह नाव बहुत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। आर्थर ने जल्दी ही नाव को गैस वर्क्स डिपो के पास लगाया और वो जमीन पर आ गए। आर्थर दक्षिण की तरफ बढ़ा और उसके पीछे पीछे क्विंसी भी। उनके पानी से भरे जूतों से पच पच की आवाज आ रही थी। क्विंसी ने आसमान में देखा। अब तक रात हो गई थी और दूर कहीं से सुलगते हुए लाइसियम थिएटर का उठता धुआं आसमान में किसी सांप जैसी आकृति बना रहा था। उस थिएटर के साथ साथ क्विंसी के सपने भी जलकर राख हो गए थे। बासाराब से उसे अब भी कई सवालों के जवाब लेने थे, पर यह मुमकिन नहीं था। कुछ देर चलते रहने के बाद उसे समझ आया कि वो पैनक्रस्ट स्टेशन आ चुके थे। उसने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आप कह रहे थे कि वैन हेल्सिंग अब भी शहर में है? आर्थर ने कहा, टेलीग्राम में लिखा है द ग्रैंड। वैन हेल्सिंग अब मिडलैंड ग्रैंड होटल आ गए होंगे। सेंट पैनक्रस ही पेट्रन सेंट ऑफ चिल्ड्रन है और यह किंग्स क्रॉस स्टेशन के ठीक बगल में है। आर्थर ने अपना दिमाग चलाया था, पर क्विंसी इससे जरा भी प्रभावित नहीं हुआ था। वो जानता था कि होटल तक पहुंचने के लिए उन्हें दोनों स्टेशंस को पार करना होगा, जहां पुलिस ने अपना डेरा जमा रखा होगा। जैसे जैसे वो होटल के नजदीक पहुंचते गए, क्विंसी की आंखें उस पर गड़ गईं। इतने शानदार होटल को सिर्फ ग्रैंड नाम देना सही नहीं था। यह तो उससे भी कहीं ज्यादा था। इस होटल की खूबसूरती और भव्यता को शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। पर तभी आर्थर ने क्विंसी को लगभग धक्का सा दिया और वह दोनों झाड़ियों में छुप गए। एक पुलिस कार वहां आ गई थी। पुलिस की वर्दी में एक लंबा चौड़ा सा ऑफिसर उससे बाहर निकला। आर्थर ने उसे पहचान लिया था। यह ली था। उसने वहां मौजूद पुलिस वालों को आर्थर और क्विंसी के हाथ से बने हुए चित्र थमा दिए। वो दोनों छुपे हुए उन सभी पुलिस वालों को देख रहे थे और ली के कार में बैठकर जाने का इंतजार कर रहे थे। क्विंसी बड़बड़ा रहा था, इस ड्रैकुला ने हमें अच्छा फंसाया है। अगर हम उससे बच गए तो पुलिस के हाथ तो पड़ ही जाएंगे। अब तक ली जा चुका था और वो दोनों सबसे नजरें बचाते हुए मिडलैंड ग्रांड होटल के दरवाजे तक पहुंच गए थे। क्विंसी ने कहा, क्या आपको सच में लगता है कि इस पागल बुढ़े आदमी के पास हमें जिंदा रखने की कोई तरकीब है? आर्थर ने अजीब तरह से क्विंसी को देखते हुए कहा, जिंदा रखने? अगर ड्रैकुला मर जाता है तो मुझे हमारे जिंदा रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बिना कुछ कहे वो होटल की लॉबी में चले गए। वहीं अपने घर में ब्रैम स्टोकर बिस्तर पर लेटा कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसे अपनी मौत का डर सताने लगता। उसकी जिंदगी के नाटक का पर्दा शायद गिरने वाला था। विडंबना यह थी कि बचपन में भी वो ऐसे ही बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा रहता था और अपने बुढ़ापे में भी शायद उसकी मौत बिस्तर पर ही होने वाली थी। किसी छोटे बच्चे की तरह ही उसे नहाने और कपड़े बदलने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही थी। ये उसके लिए जिल्लत थी।
उसके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा मार गया था और वो अपने ही जिस्म की कैद में था। अपनी पूरी जिंदगी उसने मेहनत और ईमानदारी से बिताई थी और उसे इस पर गर्व भी था। पर उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया था कि भगवान उसे यह दिन दिखाता। जरूर उसने कुछ तो ऐसा किया होगा कि भगवान ने उसे पूरी जिंदगी एक के बाद एक शिकस्त दी है। उसे दुख था कि उसकी वो पीले कवर वाली किताब ड्रैकुला उसके मरने के बाद किसी पुरानी किताब की दुकान की शेल्फ पर छोड़कर भुला दी जाएगी। स्टोकर के घर से बिग बेन बहुत ज्यादा दूर नहीं था। 9 बज रहे थे और वो घंटा 9 बार बजा। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उसकी बीवी और नर्स दोनों ही सोने चले गए थे। यही वो वक्त था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। अकेला, लाचार और अपने ख्यालों में डूबा हुआ। पर अचानक ही उसे कमरे में काफी ठंड महसूस हो रही थी, या फायरप्लेस में जलती आग बुझ गई थी। उसने उठने की कोशिश की और नर्स को आवाज लगाई। लकवा मार जाने की वजह से उसका मुंह ठीक से खुल भी नहीं पा रहा था। बाहर खिड़की से आती चांद की रोशनी से कमरे में परछाइयां बन रही थीं। उसने एक बार और नर्स को पुकारने के लिए अपना मुंह खोला, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी आंखें कमरे में किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी के लिए तरस रही थीं, पर ऐसा होना काफी मुश्किल लग रहा था। और तभी एक अजीब सी खरोंचने वाली आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसे लगा कि शायद ये कोई चूहा होगा, पर वो खरोंचने की आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छेनी से लकड़ी के फर्श को छील रहा हो। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठियां भींच ली और अपने सिरहाने पर हाथ मारा, पर उसका वो कमजोर हाथ इतनी तेज आवाज कर पाने में नाकामयाब रहा था। बिस्तर पर असहाय पड़ा स्टोकर आश्चर्य से भर चुका था जब उसने दीवार से एक परछाई को इंसान का आकार लेते देखा। अगर वो सपना देख रहा था तो ये बहुत ही भयानक सपना था। वो किसी तरह एक तरफ पलटकर अपने हाथ से व्हील चेयर तक पहुंचना चाहता था, पर उसकी ये कोशिशें नाकाफी थीं। वो कमजोर था और धीमा भी। तभी उसने एक हवा के झोंके से उस परछाई को अपनी तरफ आता देखा और किसी चीज ने बहुत जोर से उसकी छाती पर वार किया। एक पल में ही उसके फेफड़ों से सारी हवा निकल गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके कानों में एक कुर्राने की आवाज पड़ी। ये आवाज ऐसी थी जैसे वो एक ही समय पर कहीं से भी ना आ रही हो और हर तरफ से आ रही हो। स्टोकर को ऐसा लग रहा था जैसे कई अदृश्य भेड़िए उसे घेर कर खड़े हों। उसकी आंखों के सामने ही वो काली परछाई उसकी तरफ पड़ी और उसने उसे अपने आगोश में ले लिया। वो परछाई काफी भारी थी और स्टोकर उसके बोझ तले दब चुका था। उसने थोड़ा संघर्ष करने की कोशिश की, पर अपनी इस हालत में वो सिर्फ छटपटा सकता था। किसी ने उसके गले पर काटा और उसके मुंह से एक धीमी चीख निकली। ये चीख उसे दर्द की वजह से नहीं बल्कि बेबसी की वजह से निकली थी। उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, पर वो महसूस कर पा रहा था कि उसके जिस्म से खून चूसा जा रहा था। स्टोकर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बार में वो पागल आदमी जिससे सालों पहले स्टोकर मिला था, उसने एक बड़ी ही अजीब और सनसनीखेज कहानी सुनाई थी। इसके साथ ही उसने स्टोकर को चेतावनी दी थी कि वैम्पायर्स का वजूद होता है। जब वो परछाई स्टोकर के ऊपर से हटी तो उस पर दोबारा चांद की रोशनी पड़ने लगी थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसके सीने पर वो क्या कर गिरा था। ये उसी की लिखी हुई वो पीले कवर वाली किताब थी जिसे पंजों से खरोंचा गया था और उस पर नाखूनों से लिख दिया गया था, झूठ।
क्विंसी ने अपने सबसे हसीन ख्यालों में भी नॉट्रे डैम कैथीड्रल से ज्यादा भव्य इमारत के बारे में नहीं सोचा था। पर मिडलैंड ग्रैंड होटल की भव्यता और खूबसूरती देखते ही बनती थी। क्विंसी की आंखें आश्चर्य से फट गई थीं। अपने मैले कुचैले बदबू मारते हुए कपड़ों में वो काफी असहज महसूस कर रहा था। उसने खुद को एक हरे कीमती पत्थर से बने खंबे के साथ लगा दिया। वो नहीं चाहता था कि वहां से गुजरने वाले किसी भी आदमी को उसे ऐसी हालत में देखकर कोई परेशानी हो। इसके ठीक उलट आर्थर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके गंदगी से लथपथ, बदबू मारते हुए जूते और पसीने से तरबतर कपड़े, इस सब से आर्थर की पहचान और उसके प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई थी। वो जैसे आत्मविश्वास से भरा हुआ था और भीड़ के बीच में से होते हुए सीधा रिसेप्शन तक पहुंचा। उसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वहां का स्टाफ उसे अच्छी तरह से पहचानता था। हाथ से नक्काशी की गई उस महोगनी की मेज के पीछे खड़े स्टाफ ने कहा, लॉर्ड गोडलमिंग, क्या बात है, आपने तो हमें चौंका दिया। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं एक दर्जी और आपकी मदद के लिए एक स्टाफ अलग से तैयार रखता। आर्थर एकदम दृढ़ था और उसका ध्यान बस अपने काम पर था। उसने कहा, दर्जी? वाह, बहुत बढ़िया। आर्थर के कुछ कहने से पहले ही वो आदमी बोला, आप कहते तो मैं आपके लिए एक सूट कुछ ही घंटों में बनवा देता, अगर आप बस एक बार कह दें। आर्थर ने अपने हाथ का एक इशारा किया और वो आदमी चुप हो गया। आर्थर ने कहा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहां अपने एक मेहमान मिस्टर एनफील्ड से मिलने आया हूं। पास ही खड़ा क्विंसी उसकी बातें सुन रहा था। वैन हेल्सिंग ने वाकई एक पहेली की शक्ल में अपना ठिकाना समझा दिया था। शायद वो उनके काफी काम आ सकते थे। हालांकि ये बात सही थी कि मिडलैंड ग्रैंड होटल अब लंदन के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक नहीं था। शायद इसका कारण यह था कि सन 1912 में भी उन्होंने होटल में कोई लिफ्ट नहीं लगवाई थी। वैन हेल्सिंग को होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर होना चाहिए था। यह छत से होकर भागने और पुलिस से बचने के लिए सबसे सटीक जगह थी। वो घुमावदार सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्थर बस आराम से सीढ़ियां चढ़ रहा था और वो एक बार भी सांस लेने के लिए रुका नहीं। पर क्विंसी उम्र में आर्थर से काफी छोटा होने के बावजूद 2-3 बार अपने दिल की धड़कन पर काबू पाने के लिए रुक चुका था। वो दोनों अब सीढ़ियां चढ़कर हॉलवे में आ चुके थे। अपनी सांस पर काबू पाते ही क्विंसी ने ऊपर देखा तो किसी कैथीड्रल की तरह बनाई गई छत पर सुनहरे रंग के सितारों और रात का स्याह आसमान बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया था। हॉलवे के बीच से निकलते हुए आर्थर एक बार रुका और उसने आसपास नजर दौड़ाई। वो पक्का करना चाहता था कि वहां उनके सिवा कोई और नहीं था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे लोड कर दिया। उसकी रिवॉल्वर में गोलियां पूरी थीं। उसने कहा, वो टेलीग्राम हमें वैन हेल्सिंग ने भेजा था, इस बात का कोई सबूत नहीं है। अगर वो हमें मिले तो कोई बात नहीं, पर अगर यहां कोई और हुआ तो ये हमारे काम आएगी। क्विंसी ने कहा, मिस्टर स्टोकर के हिसाब से क्या आपको चांदी की गोलियां नहीं रखनी चाहिए थी? आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने 2 किंवदंतियों को आपस में मिला दिया है मास्टर हार्कर, पर इसमें आपकी गलती नहीं है। मिस्टर स्टोकर ने भी गलत ही लिखा है। चांदी की गोलियां वेयरवुल्व्स के लिए होती हैं, वैम्पायर्स के लिए नहीं। क्विंसी जरा भी नहीं हंसा। अगर यह उन्हें फंसाने के लिए बिछाया गया कोई जाल था तो उसकी जिंदगी को भी उतना ही खतरा था जितना कि आर्थर को। चाहे आर्थर को अपने जीने मरने से कोई फर्क ना पड़ता हो, पर क्विंसी ऐसा नहीं था। वो जिंदा रहना चाहता था। हॉलवे से जो रास्ता छत की ओर खुलता था उसके ठीक बगल वाले कमरे में आर्थर रुक गया।
उसने क्विंसी को इशारा किया। क्विंसी उस कमरे के दरवाजे को खटखटाने ही वाला था कि आर्थर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने क्विंसी को दरवाजे के नीचे इशारा किया। क्विंसी एक और गलती करने वाला था। कमरे में अगर उनका दुश्मन होता तो उसे दरवाजे के नीचे से क्विंसी की परछाई दिखाई दे जाती, पर आर्थर ने ध्यान से देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उस दरवाजे और चौखट के बीच में सांस भर की जगह थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था। आर्थर ने कहा, क्विंसी, तैयार हो जाओ। क्विंसी का दिल उसके मुंह में था, पर अपने डर के बावजूद वो आर्थर की बात मान गया। वैसे भी जिन हालातों से वो गुजर रहे थे, उनमें जिंदा रहने के लिए लड़ने से अच्छा हल और कोई नहीं हो सकता था। आर्थर ने बिजली की तेजी से दरवाजा खोला और अपनी रिवॉल्वर को सामने की तरफ करके कमरे में घुस गया। उस कमरे में अंधेरा था और बाहर हॉलवे से आती रोशनी उसे रोशन करने के लिए नाकाफी थी। क्विंसी भी आर्थर के पीछे अंदर आ चुका था और उसने दरवाजा बंद कर दिया। आर्थर ने उसे टोका और कहा, नहीं, अभी नहीं क्विंसी। पर दरवाजा बंद हो चुका था और कमरे में घुप अंधेरा था। आर्थर और क्विंसी को फर्श पर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, मैं कह देता हूं, मेरे पास रिवॉल्वर है। अगर कोई चालाकी की तो मैं गोली चला दूंगा। वो अकेले नहीं थे और वो कदमों की आवाज धीरे धीरे उनकी ही तरफ आ रही थी। आर्थर ने जल्दी से अपनी रिवॉल्वर लोड की और क्विंसी को अपने पीछे कर दिया। क्विंसी इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी सांस रोक ली थी। एक बड़ी ही शालीन मगर गहरी सी आवाज उन्हें अपने पास से आती महसूस हुई। गुड इवनिंग जेंटलमैन। लाइसियम थिएटर के पास जहां कॉटफोर्ड को उस लड़की की लाश मिली थी, वो वहां बाकी पुलिस वालों के साथ खड़ा पुलिस सर्जन के आने का इंतजार कर रहा था, पर उसे आने में कुछ देरी हो गई थी। जाहिर है लंदन की भीड़ भाड़ और उस हादसे के बाद सड़कों पर गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से चल रही थीं। कॉटफोर्ड इस बार कोई गलती करना नहीं चाहता था और इसीलिए वो लाश को ले जाने वाली पुलिस सर्जन की बग्घी के साथ ही बैगी स्ट्रीट के अस्पताल तक पहुंच रहा था। यह अस्पताल रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बगल में ही था और लाश की ऑटोप्सी यहीं पर होनी थी। जैसे जैसे कॉटफोर्ड की बग्घी अस्पताल के पास पहुंच रही थी, उसे अपनी जीत पर यकीन होता जा रहा था। वो पीछे वाली सीट पर हथकड़ियों में जकड़ी मीना के साथ ही बैठा था। उसने एक सिगार जलाई और मीना को देखने लगा। मीना की वो टूटी हुई तलवार भी उसने अपने साथ ले ली थी। उनकी बग्घी इस वक्त उसी गली के पास से गुजर रही थी जहां से उस पहले वाली सुनहरे बालों वाली औरत की टुकड़े टुकड़े हो चुकी लाश मिली थी। कॉटफोर्ड मीना का चेहरा देख रहा था। वो सोच रहा था कि मीना इस जगह को देखकर क्या सोचेगी और उसके मन में किस तरह के भाव उठ रहे होंगे। पर मुर्दा घर की तरह ही मीना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम शांत बैठी थी। कॉटफोर्ड के हिसाब से मीना या तो बहुत शातिर थी या फिर एकदम निर्दोष। वो सोच रहा था कि जॉनथन की मौत में भी वैन हेल्सिंग का ही हाथ होगा। उस गली में मिली लकड़ी की टूटी क्रेट्स को देखकर यह तो पक्का था कि यह काम वैन हेल्सिंग के अकेले के बस का नहीं था। उसके साथ जरूर ही कोई ताकतवर इंसान रहा होगा। उसके हिसाब से इस सब में क्विंसी हार्कर और आर्थर होमवुड ने ही वैन हेल्सिंग की मदद की होगी। कॉटफोर्ड को वो चिट्ठी वो जरूर ही वैन हेल्सिंग ने लिखी होगी और इस गुत्थी को साबित करने के लिए उसे क्विंसी हार्कर को जिंदा पकड़ना ही होगा। वही इस साजिश की आखिरी कड़ी है। उसने ये भी पता लगा लिया था कि क्विंसी एक नाकामयाब अभिनेता है जिसे उसके मरहूम पिता ने जबरदस्ती कानून की पढ़ाई करने के लिए पेरिस भेजा था।
उसने पेरिस में ही क्विंसी के साथ कमरा साझा करने वाले उसके एक दोस्त से क्विंसी के बारे में काफी जानकारियां निकलवा ली थी। जैसे कि क्विंसी थोड़ा पागल सा था, उसे पैसों की हमेशा ही तंगी रहती थी और वो अपने पिता से नफरत करता था। क्विंसी ने अपने दोस्त को भी यह बताया था कि वो हाल ही में किसी बहुत ही अच्छे इंसान से मिला था और इसके बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने कहा था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अब अपनी किस्मत आजमाने वाला था। इन सब बातों से कॉटफोर्ड को यकीन हो गया था कि वैन हेल्सिंग के द्वारा किए गए नए कत्लों में क्विंसी हारकर भी शामिल था। क्विंसी हारकर अभी छोटा था और वैन हेल्सिंग जैसे किसी शातिर आदमी के लिए उसे फंसाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर वो जवान था, ताकतवर भी और इतना जोशीला भी कि वो किसी इंसान को उन क्रेट्स पर जोर से पटक सकता था। कॉटफोर्ड जानता था कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस भी उसकी इन बातों से सहमत होगी। वो अब पीछे हटने वाला नहीं था। मीना चाहे कितना भी नाटक कर ले, वो उससे कड़ी पूछताछ करेगा और उससे सच कबूल करवा कर ही मानेगा। वैन हेल्सिंग के साथ साथ जैक सीवर्ट भी। वो कॉटफोर्ड को निर्दोष नहीं लगता था। हां, उसके हिसाब से शायद डॉक्टर जैक सीवर्ट को अपने गुनाहों पर शर्म आ गई होगी और उसने वैन हेल्सिंग की पोल खोलने की धमकी दी होगी। इसीलिए शायद प्रोफेसर ने उसका खून करा दिया। वो काली बग्घी जरूर ही वैन हेल्सिंग चला रहा होगा और उसी ने सीवर्ट को कुचल दिया होगा। इसके बाद वैन हेल्सिंग ने अपने बाकी पुराने साथियों को मारने का फैसला कर लिया और अगला नंबर जॉनथन का था। कॉटफोर्ड के हिसाब से क्विंसी ने ही लाइसियम थिएटर में आग लगाई थी, क्योंकि शायद वो अपनी मां और आर्थर को एक साथ ही मौत के घाट उतारना चाहता था। वो शहर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर चुका था और क्विंसी जल्द ही उसकी पकड़ में आने वाला था। पर एक बात अब भी उसकी समझ से बाहर थी, वो ये कि वैन हेल्सिंग आखिर था कहां। अभी हवलदार प्राइस और हवलदार मैरो फ्लीट स्ट्रीट ड्रैगन से होकर गुजर रहे थे। वहां पर एक बड़ी सी ड्रैगन की प्रतिमा लगी हुई थी। वो ड्रैगन बड़ी ही बारीकी से बनाया गया था और इसीलिए वो शानदार और डरावना दोनों ही लगता था। उस धुंध और कोहरे में अपने डैने फैलाए हुए वो ड्रैगन ऐसा दिखाई दे रहा था मानो वो हवा में तैर रहा हो। आज जो भी उन सब ने देखा और झेला था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन दोनों को पहली बार अपनी राइफल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी थी, वरना इससे पहले तो उन्हें बंदूक इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं थी। लाइसियम में लगी आग, सड़क पर पड़ी उस औरत की लाश। वो दोनों सोच रहे थे कि क्या इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड जिस रिपर की बात करता था, क्या वो सच में था। कोहरा घना होता जा रहा था और इसके साथ ही सड़क पर अपना रास्ता देखने में उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। पर तभी हवलदार मैरो को ऐसा लगा जैसे कोई उनकी बग्घी का पीछा कर रहा है। उसने एक बार पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं था। सड़क एकदम खाली थी। मैरो अपनी आंखें मल रहा था। उसे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ था कि उनके पीछे छूटती वो धुंध लाल रंग की होती जा रही थी। शायद ये बस उसकी नजर का धोखा था, पर मैरो का ये भ्रम जल्दी ही दूर हो गया जब उसने एक बड़ी ही अजीब सी परेशान कर देने वाली आवाज सुनी। ये किसी चिड़िया के उड़ने की आवाज थी। शायद कोई बाज या बड़ा सा कौवा। नहीं, ये कुछ और था, क्योंकि ये आवाज किसी भारी भरकम पक्षी के डैनों की थी। वो जो भी था उनके पास आ रहा था।